हनी बी। तो हनी बी के अंदर जो वर्कर होती है, वर्कर के पास एक स्टिंग होता है, और वो जो स्टिंग होता है वो एक बार जहाँ पर डाल देती है उस स्टिंग को दोबारा यूज में नहीं ले सकती। उसने पोलन सेक वगैरह सब कुछ बता दिया था बेटा। ये हार्पून की तरह होता है। किसकी तरह? हार्पून। अब ये क्या होता है पता है? नहीं, अरे वो जो होता है ना, वेल को मारना होता है समुद्र में, तो ऐसे तो ना दाना डाल के बोलेंगे वेल आ जा, उसके लिए फायर करते हैं रस्सी बांध के। तो इस तरह से एक हार्पून होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? हार्पून, है ना। तो हार्पून की तरह ही सिस्टम काम कर रहा है इसका। किसका? हनी बी का। अब ये हार्पून से फायर करते तो उसके अंदर चला जाता है, फिर जैसे जैसे रस्सी खींचते उसको दर्द होता है तो वो पास पास आती है, तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर उसको मार देते हैं। किसको? वेल को। क्यों मारते हैं इसके, ये मेरे से मत पूछना, ये वो लोग जाने। हाँ जी। अब बात करते हैं हनी बी। तो हनी बी में 3 टाइप की हो गई, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन का काम क्या है? एग लेइंग करना, अंडे देना। वर्कर का काम क्या है? बहुत सारे छत्ते काम वही करती है। ओके। और जो ड्रोन है उसका काम क्या होता है? तो आज अपन ड्रोन के थोड़ी हाँ तो समझेंगे थोड़ा सा। क्वीन की इज्जत तब तक ही है, वो रानी तब तक ही है जब तक कि वो अंडे दे सकती है। एक वक्त ऐसा भी आएगा इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। अरे दिन के 1500 2000 अंडे दे रही है, बताओ उसकी फिगर का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अब क्वीन नहीं रही, तो उन्हीं के अंदर से अब नई क्वीन चुनी जाएगी। जिसको खाने के लिए रॉयल जेली मिली होगी वो नई क्वीन बनेगी। ओके। तो जो क्वीन होती है एक्चुअल में 2 टाइप के अंडे देती है, जिससे 3 टाइप की प्रोजेनी बनती है, 3 टाइप के हनी बी बनती है। तो जिसको खाने के लिए रॉयल जेली मिलती है अब वो क्वीन बनी, लेकिन ये क्वीन वर्जिन है। यू नो वर्जिन? हाँ, तो ये क्वीन वर्जिन है, तो ये अंडे दे सकती है क्या? नहीं। तो अब क्या होगा, पुरानी क्वीन तो अब छत्ते से फेंक दी जाएगी, छत्ते से बाहर निकाल दी जाएगी। जब तक रानी है, अंडे दे रही है, तब तक रानी है। अब ये अंडे देना बंद किया, इसकी कोई इज्जत नहीं, छत्ते से बाहर फेंक दिया जाएगा वर्कर्स के द्वारा। समझ रहे हैं स्थिति को? समझ रहे हैं? जब तक आप काम के हैं तभी आपकी वैल्यू है, लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्वीन जो है अब नहीं चाहिए, तो जो वर्जिन क्वीन है रानी नई वाली, वो छत्ते से बाहर जाएगी। जिस वक्त वर्जिन बाहर जाएगी तो जो कुछ एक संख्या में 100-200 ड्रोन्स होते हैं, वो ड्रोन्स भी रानी के साथ बाहर जाते हैं। और इस वक्त ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्जिन क्वीन अपने अंदर से कुछ फेरोमोन्स निकालते हैं, सेक्स हार्मोन्स निकालते हैं, जिनको फेरोमोन्स कहते हैं। ये एक्टो हार्मोन्स होते हैं जो हवा में रिलीज कर दिए जाते हैं। इनकी खुशबू सूंघ के उनके पीछे वो ड्रोन चलते हैं। तो जिधर रानी जाएगी उसके पीछे पीछे वो ड्रोन चलेंगे, उड़ते उड़ते हवा के अंदर ही। उनमें जो सुपीरियर ड्रोन होगा वो उड़ते उड़ते उसको कॉपुलेट करेगा, रानी को उड़ते उड़ते कॉपुलेट करेगा। ये एक ही बार फ्लाइंग होगी। ओके। अब उनमें से भी वही उसको कॉपुलेट कर पाएगा, सबसे सुपीरियर होगा, क्योंकि उड़ते उड़ते करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो वो उड़ता उड़ता, ध्यान समझे, उड़ते उड़ते उस रानी को कॉपुलेट करेगा और अपना पेनिस लाइक स्ट्रक्चर रानी के अंदर इंसर्ट करेगा। पेनिस नहीं है, पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है, रानी के अंदर इंसर्ट किया। और अब जब वो रानी के अंदर इंसर्ट करके स्पर्म, अरे रो क्यों रहे हो ना लाइक, स्पर्म इजेकुलेट करेगा। स्पर्म जब इजेकुलेट करेगा तो उनको निकालते वक्त इसका ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा। संभालो अपने आप को, कुछ कर गुजरोगे। इसी वक्त इस सुपीरियर ड्रोन की मौत हो जाएगी। इसी वक्त इस सुपीरियर ड्रोन की मौत हो जाएगी, लेकिन रानी के पास स्पर्म पहुंच गए तो रानी के अंदर जो स्पर्म पहुंचे वो कुछ एग्स का फर्टिलाइजेशन कर देंगे। अब बताइए, एक ड्रोन तो खत्म हो गया, जिसने रानी के साथ कॉपुलेशन किया वो ड्रोन तो खत्म हो गया, बाकी के ड्रोन उड़ रहे हैं। अब रानी छत्ते के अंदर चली जाएगी, उन ड्रोन को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जिसने फर्टिलाइजेशन किया है, कॉपुलेशन किया है, वो भी मरा। जो बाहर रह गए उनको पोलन जो नेक्टर सक करना नहीं आता है, भूख के मारे तड़प तड़प के ये भी मर जाएंगे। संभालो अपने आप को। क्यों रो रहा है पगले? ये 100-200 ड्रोन ही तो मरे हैं। अभी रानी अंदर जाएगी, रानी जब अंदर जाएगी तो अब ये अंडे देगी। अब ये 2 टाइप के अंडे देगी। कुछ अंडे ऐसे जिन पर स्पर्म पहुंच गए, उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, उनको फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। और कुछ ऐसे जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उनको अनफर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। तो नाउ फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग 2 टाइप के हो गए। तो यहाँ पर मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में जो हनी बी होती है, ये क्वीन होती है, ये क्वीन 2 टाइप्स के एग देती है। कितने? 2 टाइप्स ऑफ एग, 2 टाइप्स ऑफ एग देती है। ठीक है, या ऐसे लिख दो, क्वीन के अंदर, बेटा रो मत बेटा, क्वीन 2 टाइप के अंडे दिए। ये रहा एक टाइप का, एक अंडा नहीं, 2 अंडे नहीं दिए, अंडे तो बहुत सारे दिए, लेकिन टाइप 2 है। ऐसे एग्स जिनके अंदर स्पर्म पहुंच चुका है, फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। और जिनके अंदर स्पर्म नहीं पहुंचा है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग है,
बोलो बात समझ में आ गई। नाउ 2 टाइप्स के अंडे दिए, फर्टिलाइज्ड एग का आगे न्यूट्रिशन क्या मिलता है, इस आधार पर इसका फ्यूचर क्या होता है। अगर इस फर्टिलाइज एग से जो जाइगोट बना है, आगे जाकर जाइगोट बनेगा, चलो जाइगोट ही बना देते हैं इसको। फर्टिलाइज एग से क्या बन जाएगा अब जाइगोट। तो ये जाइगोट अब ग्रो करेगा तो इसको खाने के लिए क्या मिला है, मान लेते हैं इसको खाने के लिए रॉयल जेली मिली है। क्या मिली है, रॉयल जेली। ये रॉयल जेली स्पेशल टाइप ऑफ जेली होती है, सिर्फ और सिर्फ क्वीन को ही दी जाती है। तो आगे जाकर ये क्वीन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, क्वीन बनेगी। लेकिन मान लीजिए इसको खाने के लिए बी ब्रेड मिला है। क्या मिला है, बी ब्रेड। तो ये आगे जाकर के क्या बन जाएगी बेटा, वर्कर बन जाएगी। नाउ टेल मी, वर्कर इज अ मेल और फीमेल, फीमेल। तो ये क्या हो गई, फीमेल। नाउ क्वीन इज आल्सो फीमेल। नाउ अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ है तो शायद ये 2n रहे होंगे, है ना। फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2n, तो ये भी 2n। समझे नहीं समझे। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है इनका पार्थेनोजेनेसिस होता है। क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये करते बेटा पार्थेनोजेनेसिस। यू नो पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है, मर जा कहीं जाके। पहले ही पढ़ा दिया, जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पढ़ा दिया था, शुरू में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस बता दिया था, ठीक है ना। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, जो बनेंगे इनको आप क्या कहेंगे, ड्रोन। तो स्पर्म तो हैप्लॉइड होते हैं ना, तो इससे जो ड्रोन बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड। और ये मेल होगा फीमेल, मेल। तो संततियां, प्रोजेनी कितने टाइप की बनी, 3 टाइप की बनी, वर्कर, क्वीन, ड्रोन। एग्स कितने टाइप के थे, 2 टाइप। तो अगर मैं बात करूं जो हनी बी होती है, यहाँ पर मैं बात करूं हनी बी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ एग्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एग, और 3 टाइप्स ऑफ हनी बी पाई जाती है। हनी बी 3 टाइप की हो गई। कैसी, एक तो बन गई क्वीन, एक बन गई वर्कर, एक बन गया ड्रोन। नाउ ड्रोन माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, समसूत्री विभाजन, और माइटोसिस से स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। इस स्पर्म से अब ये जो ड्रोन से आगे आने वाले किसी अगली रानी को फर्टिलाइज करेंगे। समझे नहीं समझे, ओके। तो ड्रोन का काम अच्छा है कि नहीं, पहले तुम सोचते ड्रोन का काम मस्त है, ऐसा तुम सभी सोच रहे थे जब मैंने जेनेटिक्स में पढ़ाया था। अब थोड़ा दिमाग खुला, किसका काम अच्छा है, किसी का काम अच्छा नहीं है। रानी को सिर्फ अंडे देने और कोई काम ही नहीं है, सेवा हो रही है, चाकरी हो रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंडे देने। वर्कर का काम है पूरे छत्ते को संभालना, पर मिलता कुछ नहीं है, जिंदगी भर अपनी जान गंवा देती है इस छत्ते की देखभाल में। मिलता क्या, उसका शायद वो खाती है, क्या अपन खाते हैं। सही बात है। हाँ क्या हो गया ऊपर, मेरे को पूछ। अच्छा यूं, अरे यार तो उसी टाइम बोल देते। चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो हो गया, काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, ये सारा सब कुछ हो गया। अब ये जो ड्रोन है, सॉरी ड्रोन, ये फर्टिलाइजेशन से बना कि बिना फर्टिलाइजेशन? अगर फर्टिलाइजेशन से बनता तो इसका बाप होता, पिताजी होते। इसके पिताजी है कि नहीं है? नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन बने बिना फर्टिलाइजेशन? पिताजी है कि नहीं है? इसके पिताजी, मतलब जो फीमेल से इनके तो पापा हैं, और मेल का पापा नहीं है। ये बिन बाप के बच्चे हैं। कौन? ड्रोन। अब बात करते हैं, ड्रोन किसी न किसी क्वीन से आया होगा, तो उस क्वीन का कोई पेरेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। उस क्वीन के पेरेंट में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। अब बताइए, मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? नाना जी। इस ड्रोन के नाना जी है कि नहीं है? तो ड्रोन के पापा नहीं है पर नाना है। ध्यान रखना, इंग्लिश के एनसीईआरटी में ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, वो ग्रैंडफादर का मतलब नाना है, दादा नहीं है। दादा नहीं है, नाना है, समझिए ना। अब बताइए, आगे इसके कोई बेटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने अगर अपना स्पर्म दिया तो वो तो फीमेल में चले गए। बेटी होगी? हाँ होगी। क्वीन और वर्कर दोनों ही ड्रोन की बेटियां हैं, बट ड्रोन के कोई बेटा नहीं है। बट क्वीन आगे जाके किसी ड्रोन को तो जन्म देगी। तो बताइए, इसके पोता है कि नहीं है? नहीं है। नवासा है, नवासा है ना, नवासा। इसकी बेटी क्वीन, और क्वीन का अगला ड्रोन हो गया। तो बताइए, ड्रोन के पापा तो नहीं होते पर नाना, और बेटा तो नहीं होता पर नवासा। ये मधुमक्खियों के छत्ते की विशेषता है। नहीं समझ में आ रही बात है? आगे बात है। तो ये हमने इसके अंडों की बात कर ली। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ हनी। प्रोडक्ट ऑफ हनी बी है ना। हनी बी के प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, ये दिख रहा है? दिख रहा है। तो हनी बी में 2 टाइप के प्रोडक्ट आप पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं बेटा क्या, हनी, और दूसरा होता है बी वैक्स। हनी का मतलब शहद, और बी वैक्स का मतलब मोम, जो मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है। बेटा बी वैक्स एक्चुअल में क्या होता है कि हनी बी के अंदर वैक्स ग्लैंड होती है। क्या होती है? वैक्स ग्लैंड या बी वैक्स ग्लैंड होती है। तो वैक्स ग्लैंड से क्या निकलता है? वैक्स। ओके। और ये जो वैक्स होता है, इसी वैक्स को ये अपना हाइव फॉर्मेशन करती है। हाइव यानी छत्ता बनाती है।
तो मधुमक्खी अपना छत्ता किससे बनाती है? बी वैक्स से, है ना, या वैक्स से बनाती है। ये जो बी वैक्स होता है हम भी इसको चुरा लेते हैं कभी कभी मधुमक्खी के छत्ते से, और हम इसके कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। कॉस्मेटिक्स समझते हैं? हाँ, मुंह पे लगाने के लिए भौतिक सामान, ठीक है। इससे पॉलिश भी बनती है। क्या बनती है? पॉलिश। एप्पल देखे कितने चमकदार लगते हैं, चमकीले, एप्पल अच्छा लगता है, बट उनके ऊपर मोम की पॉलिश होती है। कभी खुरच के देखना, ऊपर पॉलिश होती है। धो के खाना चाहिए एप्पल? कच्चा एप्पल खाना चाहिए क्या? नहीं। पका के नालायक हो, धो के खाना चाहिए ना। चलिए अब हनी की बात करते हैं। शहद, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इसके बारे में तुम इतना जानते हो जितना मैं भी नहीं जानता। बताइए शहद, ये बी वैक्स जो है ये प्राइमरी प्रोडक्ट है कि नहीं है? क्योंकि ये कहाँ से मिलता है? वैक्स ग्लैंड से। तो इट इज़ अ प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट। तो ये हनी बी का प्राइमरी प्रोडक्ट है। बट बात करें हनी की, तो हनी इज नॉट प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, इट इज मोडिफाइड नेक्टर। अभी होता है क्या बेसिकली समझिए, ये हनी बी है, और ये जो हनी बी होती है ये सक करती है नेक्टर को। नेक्टर होता है फूलों के अंदर मिलने वाला शुगर जूस। क्या होता है? शुगर जूस। तो हनी बी इसको सक करती है और अपनी आंत में भेजती है। ये इसकी आंत है। तो आंत का इंटेस्टाइन का जो अंतिम फूला हुआ हिस्सा होता है इसको क्रॉप कहते हैं। ऐसा आप चैप्टर नंबर 7 11th एनसीईआरटी में पढ़ के आए हैं, क्रॉप, जहाँ पे आप केंचुए के बारे में पढ़े थे, ठीक है। नहीं पता तो आप सुन लीजिए कि कीटों की अंतिम आंत का हिस्सा फूला होता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। और क्रॉप के अंदर इसने क्या डाल दिया? अब ये नेक्टर डाल दिया। ओके, नाउ इट इज अ फ्रूट जूस, शुगर जूस। तो ये शुगर जूस होता है। अब शुगर जो होती है, शुगर, उसमें सुक्रोज होती है। शुगर कौन सी? मेनली सुक्रोज। तो यहाँ पे सुक्रोज होती है। तो फूलों का रस जो उसने चूसा उसमें क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज बेटा, तो सुक्रोज यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जो इसके अंदर ग्लैंड में निकलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, है ना। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सुक्रोज को तोड़ देते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फर्दर इसको अपनी एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ ग्लूकोज चाहिए होगा, तो इसकी आंत से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा नहीं, थोड़ा सा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके अंदर ज्यादा क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। यानी आप हनी को देखते हैं, हनी को, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा उधर का? आ रहा है। हनी को देखते हैं तो हनी में ग्लूकोज होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन मेनली क्या होता है? फ्रक्टोज। इसमें बेटा बात करें तो 40 से 45% तो क्या होता है? फ्रक्टोज, और 32 से 37% क्या होता है? ग्लूकोज। तो दोनों ही होते हैं, सही बात है। इसके अलावा इसमें वाटर भी होता है, H2। 17 से 20% इसमें वाटर होता है। अलग अलग हनी बी टाइप की वैरायटी में अलग अलग हो सकती है कंसंट्रेशन, बट कम होता है। चलिए और बात करें और क्या होता है बेटा, तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। पता है कितने सारे खनिजों को फूलों से चूस के ला रही है, दुनिया भर के फूलों को चूसती है। इसमें बेटा पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स। मान लीजिए धनिये का कहीं खेत है, तो मधुमक्खी वहाँ से अगर शहद लेके आ रही है तो वो शहद हरे कलर का होगा। कहीं पीले फूल है तो वो पिगमेंट्स होंगे तो वो शहद पीले कलर का होगा। तो जो खेत होगा आसपास का, जो फूल होंगे उनका रंग इस पर चढ़ जाएगा, पिगमेंट्स भी होंगे। कुछ विटामिन भी होते हैं, जैसे आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये विटामिन होते हैं। तो कुल मिला के हनी जो है ये एक मेडिसिन की तरह यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। आयुर्वेद में आप पढ़ते बहुत सारे चूर्ण होते हैं, तो चूर्ण स्वाद में कड़वे होते हैं, तो उनको शहद के साथ लेने की सलाह दी जाती है। तो मेडिसिनल यूज है कि नहीं? मेडिसिनल यूज है। ये जो होता है ये बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। इसके अंदर बैक्टीरिया, स्टेटिक का मतलब बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रोथ नहीं कर सकते, ऐसे उनको बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। आप जानते हैं जो हनी है, ये हनी बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा होता है तो अगर कोई बैक्टीरिया हनी में गिर गया तो बैक्टीरिया के अंदर से पानी निकल जाएगा, कोई श्रिंक होकर मर जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और बैक्टीरिया के अंदर का कम है। तो बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये ज़्यादा गाढ़ा होगा कि कम गाढ़ा पानी से? 250 टाइम्स मोर विस्कस, पानी से 250 गुना ज़्यादा विस्कस। तो ये 250 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है किससे? पानी से। इतना गाढ़ा है तो आप पानी को बहाएंगे, शहद को बहाएंगे, पहले कौन बहेगा? पानी बहेगा। बोलो बात समझ आ गई क्या? तो ये हमने दोनों बातें कर ली। इसका मेडिसिनल यूज वगैरह हो गया, और ये प्राइमरी प्रोडक्ट है कि नहीं? तो इट इज मोडिफाइड नेक्टर है। बताइए समझ में एक नहीं? अब ये इसकी आंत के अंदर बनता है, बेसिकली आप समझिए, शहद इसकी आंत के अंदर बनता है। तो ये क्या जाती है किसी फूल पर, और वहाँ का रस चूसती है, रस चूसा, नेक्टर चूसा, तो इसकी आंत में क्या गया? नेक्टर। अब ये चोरी नहीं करती, सारा का सारा वापस छत्ते में लगाती। बेटी फूल पर गई, पड़े कुर 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 कुर, और जाकर के छत्ते में खाली कर देगी, उड़ के आ रही है। नाउ छत्ते जो होते हैं ये हेक्सागोनल शेप में होते हैं, पढ़ा होगा आपने, ये कल ही बताया था मैंने, है ना। ये इस तरह से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर चेम्बर्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेम्बर, 2 टाइप के चेम्बर होते हैं। एक को अपन कहते हैं ब्रूड चेम्बर, नहीं दिख रहा है क्या वो कैमरे में?
एक होता है ब्रूड चेंबर और दूसरा होता है स्टोरेज चेंबर। ब्रूड चेंबर वो जिसमें रहने की व्यवस्था है, एक ब्रूड चेंबर रॉयल चेंबर होगा रानी के लिए, है ना, और बाकी चेंबर्स होंगे अलग अलग वर्कर्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, तो सब में चेंबर। लेकिन हमने देखा कि इनके चेंबर जो होते हैं हेक्सागोनल शेप में है, हेक्सागोनल शेप में। आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे और बोलेंगे हमको कम जगह में पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, स्पेस इतना बढ़िया ऑक्यूपाई करना है, कौन सी स्ट्रक्चर, तो आर्किटेक्ट अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताता है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए या ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए पॉलीगोनल। इसने बिना किसी इंजीनियरिंग के इतना तगड़ा करता है और इनमें 1% एरर नहीं होती है। मतलब अपन जो बनाते हैं अगर उसमें टेढ़ रह जाती है, एरर हो जाती है, यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिलती है। और ये कब से इनिशियल टाइम से करती आ रही है हनीबी, तो मोस्ट एडवांस है ये इस मामले में। जितनी तगड़ी इंजीनियरिंग ये जानती है हम भी नहीं जानते, इतना ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ बनाना। और इसमें ये भी बता हुआ है चैम्बर कि ये चैम्बर जो है ना, ब्रूड चैम्बर्स अलग होंगे रहने के और स्टोरेज चैम्बर अलग होंगे। अब स्टोरेज चैम्बर भी दो टाइप के होंगे, एक पोलन स्टोरेज चैम्बर होगा जिसमें पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाएगा, और एक हनी चैम्बर होगा जिसमें हनी को स्टोर किया जाएगा। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो नेक्टर जो है ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये जो भी कंपोजिशन इसके अंदर बना ये छत्ते में आती है कुरकुर कुरकुर और यहाँ पर जाकर के इसमें खाली कर देती है। जब इसमें बढ़ती रहती है तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब ये बढ़ता जाता है तो इसमें वाटर कंटेंट वगैरह बहुत सारा है। तो फिर क्या करते हैं, जो स्काउट बी होती है वो स्काउट बी वहाँ पे आती है और वहाँ पर आकर के अपने पंख फड़फड़ाती है। तो लगातार जब ये पंख फड़फड़ाती है उस हवा से यहाँ से पानी वेपराइज हो जाता है और ये विस्कस या गाढ़ा हो जाता है। कितना गजब का डिवीजन ऑफ लेबर है। तो यहाँ पर देखिए कि सब कुछ अब छत्ता भर गया, सॉरी ये वाला हाइप भर गया, चैम्बर भर गया। जैसे ही चैम्बर भरता है अब बीवैक्स से इसको सील कर देते हैं। ओहो, इसको सील किया जा रहा है। आप गोदाम में कोई सामान भरते हैं, गोदाम को खुले ही छोड़ देते हैं क्या? पैक करते हैं ना। आपकी पैकिंग खराब हो सकती है, इसकी पैकिंग खराब नहीं होती, तो इसको अच्छे से सील किया जाता है। जब इसको अच्छे से सील कर देते हैं उसके बाद अगले चैम्बर में भरा जाएगा, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद अगले चैम्बर भरेगी, वही सारी प्रोसेस सारी चलेगी। यहाँ पर इसको तुम देखो तो नया जो शहद होता है इट इज स्लाइटली एसिडिक। ये स्लाइटली कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है, हल्का सा एसिडिक वगैरह होगा। बोलो बात समझ में एक नहीं समझे? समझ गए? तो ये हमने हनी बी की कुछ बातें की। बातें तो मेरे पास बहुत सारी है बट इतना डीपली आपके आता नहीं है सिलेबस में, तो क्या पढ़ा है ये है जो नोट कर लो बहुत है। हनी बी को हमने इतना डिटेल से पढ़ लिया लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारी हनी बी की स्टडी बाकी है। अब बात करें तो हनी बी के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है ये भी अपने आप में बहुत समझने की बात है। हनी बी दूसरी हनी बी से कैसे कम्युनिकेट करती है? वो कम्युनिकेट करती है डांसिंग से। तो अपन पढ़ेंगे अब हनी बी का जो डांस होता है बी डांस, उसकी बात कर लेते हैं। बी डांस, ओके। तो ये बी जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए डांस नहीं करती है, किसके लिए डांस करती है? कम्युनिकेशन के लिए। अब बताइए वो आदमी कितना खतरनाक होगा जिसने इसकी स्टडी की है। बेटा जिंदगी के 10 साल निकाल दिए इसकी स्टडी करने के लिए। कार्ल वॉन फिश, ये हनी बी की डांस की स्टडी किसने की? कार्ल वॉन फिश नाम, फिश है ना, फिश नाम का एक साइंटिस्ट था। इतना गजब का काम किया, तुमको कौन सी बड़ी बात है? बेटा हनी बी की स्टडी चल रही है, बारीक है, बहुत बारीक है, उसकी आप स्टडी कर रहे हैं, लगातार देखना है। 1 मिनट के लिए भी आपके कुछ नीचे देखा उधर देखा, उसने कोई एक्टिविटी की आपने नोट ही नहीं की। उस टाइम पे ऐसे कैमरे नहीं हुआ करते थे। आज तो अपन कैमरे में कुछ रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, फिर फॉरवर्ड कर लीजिए, बैकवर्ड कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे इसकी स्टडी बहुत बड़ा काम था। 10 साल जिंदगी गुजार दी हनी बी की स्टडी में। आप और मैं होते तो घर वाले ताने मार मार के खा जाते हैं, क्या कर रहा है, कुछ काम धंधा कर ले। है तुम में से कोई लड़का अगर के सर अब जैसी बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, मैं गली के अंदर देखूँ कितने कुत्ते काले हैं, कितने अलग अलग रंग के, सबके पट्टा बांध दूंगा, है ना, पता चल जाए इसकी गिनती हो गई है, तो घर वाले करने देंगे क्या? नहीं करना। उसने हनी बी की स्टडी की 10 साल, है ना। तो फिर बाद में इसको नोबेल प्राइज़ मिला, काफ़ी अच्छा काम किया और उसको एक बुक में पब्लिश किया, डॉक्यूमेंट्री बनी इसके ऊपर। और इसको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? इस बात के लिए इनको 1973 में नोबेल प्राइज़ मिल गया था। अच्छी बात है, 1972 में अपन भी अपना अधिनियम लागू कर रहे थे, 73 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। इकोलॉजी की सारी डेट मिक्स हो रही है ना, एक पन्ने पर लिखते जा रहे होंगे आप लोग, ये तो नहीं लिखना है तो आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए अब बी डांस जो होता है ये कितने टाइप का होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बी डांस, तो ये जो बी डांस होता है बेटा ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, ये होता है कम्युनिकेशंस के लिए। यहाँ पर सबसे पहले छत्ते से
स्काउट बीज वगैरह जाएंगी और वो जाकर के क्या करेंगी, देखेंगी, तलाशेंगी सुबह सुबह कि कहाँ पर नेक्टर है। जब वो आ जाएंगी तो वो छत्ते के पास कम्युनिकेट करती है, बता दी कहाँ है शहद, और उसके बाद जो वर्कर होती है फिर वो जाएगी और वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके लाएगी, मकरंद इकट्ठा करके लाएगी। समझ रहे? अब ये जो डांस करके बताती, बोल तो सकती नहीं है, तो डांस करके बताती है कि कहाँ पर है फूड, कहाँ पर हमने फूड देखा। तो दो तरह का डांस करती है जो उन्होंने स्टडी किया था, और सही है ये बिल्कुल, है ना। दो तरह का डांस करती है, एक करती है राउंड डांस। कौन सा? राउंड डांस। दोस्तों कौन सा डांस थे ये? दूसरा है टेल वेगिंग डांस, टेल वेगिंग डांस। तो दो तरह का डांस करती है, राउंड डांस और टेल वेगिंग डांस। अब ये टेल वेगिंग डांस क्या होता है, एक में तो घूमेगी गोल गोल, एक में कमरिया लचका लचका की घूमेगी, है ना। पहले राउंड डांस की बात करते हैं। राउंड राउंड घूमेगी। इस डांस में दो जानकारियां हो सकती है या एक जानकारी हो सकती है। जो भोजन है वो कितनी दूरी पर है ना, किस दिशा में है, दिशा की और दूरी की जानकारी होती है। अगर भोजन 75 मीटर दायरे के अंदर है तो राउंड डांस करती है, यानी लेस देन 75, लेस देन, सही से लिख देते चलो। जो भोजन है ये 75 सेंटीमीटर से 75 मीटर की डिस्टेंस के अंदर ही, छत्ता जहाँ पर है उस छत्ते के 75 मीटर के अंदर अंदर की सर्कल के अंदर ही अगर आपका क्या है भोजन है तो राउंड डांस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपका भोजन 75 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है तब ये कौन सा डांस करती है? टेल वेगिंग डांस करती है। सही है। यहाँ पर बात करते हैं डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी, और यहाँ पर डायरेक्शन की बात होगी। बताइए राउंड डांस में डिस्टेंस बताया जा रहा है नहीं बताया जा रहा? बताया जा रहा है। टेल वेगिंग डांस में डिस्टेंस बताया जा रहा है। चमन देख लेना, 75 से ज़्यादा तो डिस्टेंस बता देना, 75 से कम डिस्टेंस बता देना, तो दोनों में डिस्टेंस बताएगी। यहाँ पर किस तरह से डायरेक्शन की जानकारी नहीं, क्योंकि आपके 75 मीटर के अंदर ही आप खुद ही ढूंढ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं, जहाँ पर जाती है ना, एक और चीज़ करते हैं खतरनाक, ये जो स्काउट बीज जाती है वहाँ पर जाकर के जिस नेक्टर पर बैठ रही है वहाँ की कुछ पोलन ग्रेन्स अपने ऊपर चिपका लेती है, वो वहाँ के कुछ नेक्टर को अपने साथ लेके आती है, और वहाँ पर आकर के उसको जब पंखों को फड़फड़ाती है तो उसकी जो स्मेल फ्रेगनेंस होती है वो वहाँ तक छत्ते के मधुमक्खियों तक पहुँचा देती है। ये इसको सूंघते हैं, फिर मेमोराइज रखते हैं, और फिर वहाँ पर जाकर के ढूंढते हैं ये वाली स्मेल का फ्रेगनेंस वाला कितना, इनका मेमोरी भी कितना तेज है ना, कि उस स्मेल को याद रख के उसी पर पहुँचना है। समझ रहे हैं? काफ़ी एडवांस है मामला है तुम्हारे आंखों के। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर डायरेक्शन की जानकारी होती कि नहीं होती? होती है, क्योंकि 75 मीटर के अंदर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 75 मीटर का दूर तो कहाँ ढूंढे, अब दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर ये जो होता है इसमें अब डायरेक्शन की जानकारी कैसे होती है उसको समझा रहा हूँ, दिमाग पर थोड़ा जोर लगेगा, समझ पाओगे। ये यहाँ पर टेल वेगिंग डांस करते वक्त यहाँ पर तो राउंड राउंड घूमती, यहाँ पर 8 शेप में घूमती। कैसे? 8 होते ना, 8 के समान घूमती। अब कैसे घूमती है? तो ये दो तरह का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सन है, ये रहा सन, और सॉरी ये रहा छत्ता, मधुमक्खी की छत्ता, और पीछे है सन। ओके, अब मधुमक्खी छत्ते के पास है ये, और जो फूड है वो सन की डायरेक्शन में है, तब वो कैसा डांस करेगी, और सन के अपोजिट डायरेक्शन में तब कैसा डांस करेगी। इस तरह से डांस दो टाइप का हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चित्तौड़ जा रहे हैं, रास्ते में चित्तौड़ का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप देखते हैं रास्ते में ऐसे लगा रखा है चित्तौड़, और ऐसे एरो लगा रखा है। जैसे ही देखा चित्तौड़ और आगे लिखा 15 किलोमीटर, आप समझ जाएंगे यहीं से गाड़ी को ऊपर करके बूम, नहीं सीधे ही जाना है ना। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं ऊपर समझा रहा हूँ, आप ऊपर नहीं समझे, वो सीधा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए सन है और सन की डायरेक्शन में क्या है, फूड है, तो ये अपने छत्ते पे आएगी, ये इसका छत्ता है। अब छत्ते पे आकर के डांस करेगी 8 शेप में, तो ये सन की डायरेक्शन में ना, तो डांस करेगी जिगजैग जिगजैग जिगजैग। कैसे चल रही है? जिगजैग 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 जिगजैग, और फिर राउंड डाउन नीचे आ गई, फिर चलेगी जिगजैग 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 जिगजैग, ऐसे चली, और फिर राउंड डाउन, ऐसा आ गए। नहीं समझे? क्या चले? जिगजैग 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 जिगजैग, ऐसे, फिर ऐसे नीचे उतरी, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, फिर ऐसे ऐसे नीचे उतरी, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ऐसे। इसका मतलब ये अपवर्ड चल रही है, ये अपवर्ड चल रही है, इसका मतलब सन की डायरेक्शन में ही फूड है और 75 मीटर से दूर है। नहीं समझे? समझ गए? अब मान लीजिए सन तो ये रहा, और फूड जो है सन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब समझेंगे, इधर सन है तो सामने की तरफ फूड इधर है, तो ये छत्ते के पास आएगी और चलेगी जिगजैग 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 अप, जिगजैग 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 अप, तो यहाँ पर ऐसे चल रही है। समझ रहे बात को? जिगजैग 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 अप हो गई, जिगजैग 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 अप हो गई। नहीं समझे? समझ गए? तो कितना खतरनाक कम्युनिकेशन करती है यार मक्खियाँ, सॉरी मधुमक्खियाँ, कि अगर 75 मीटर की डिस्टेंस के अंदर अगर नेक्टर है, फूल है, मकरंद है,
तो राउंड डांस कर रही है, 75 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है और अगर वो भोजन सन की डायरेक्शन में है तो जिगजैग 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 अप राउंड डाउन, जिगजैग 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 अप राउंड डाउन। और अगर मान लीजिए फूड सन की अपोजिट डायरेक्शन में, जिगजैग 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 राउंड अप, जिगजैग 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 राउंड अप। नहीं समझे? कितना आसानी से मैंने समझा दिया ना बेटा, इतना 2 लाइनों का नहीं होता है डांस, बहुत कठिन होता है। ये तो मैंने सरल तरीके से समझा दिया और 2 लाइनों में करा दिया, इनको 10 साल लगे इस चीज़ को समझने में। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना, ध्यान रखिए। आप इतना इजी नहीं होता जितना मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल होता है इसको समझना। अपन तो बस एक आउटलाइन ले रहे हैं कि भाई कैसा इन्होंने समझा होगा। तो आप खुद इनकी मेहनत को देखिए, कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, समझ रहे बात को। तो बेटा ये तो हो गया आपका क्या बी डांस का। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हनी बी तो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोल्ट्री फॉर्म।